इमेजिन करो एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के हर कोने में जंगल का कटना, ग्लेशियर्स का पिघलना, अर्थ का मूवमेंट, समुद्रों का गर्म होना, ये सब चीजें स्टडी करे, और वो भी हर 12 दिन के रेपुटेशन में। ऐसा ही एक मिशन इसरो नासा के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार आखिर क्या चीज है, और क्यों नासा और इसरो इतने बड़े मिशन के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, आज की वीडियो में यही जानते हैं। दुनिया में हर दिन जमीन हिलती है, कभी ग्लेशियर पिघलता है, कभी जंगल कट जाते हैं, और कभी बड़े बड़े अर्थक्वेक आ जाते हैं। और अब एक सैटेलाइट इन सभी मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा, नासा और इसरो का बिगेस्ट जॉइंट मिशन निसार। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक गेम चेंजर है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज करती है। ये सैटेलाइट एल बैंड और एस बैंड रेडार्स को कंबाइन यूज कर सकती है, और इस रेडार का काम है अर्थ पे हो रहे स्मॉलेस्ट मूवमेंट्स को भी ट्रैक करना। अगर बादल हो गए तो भी ये नीचे के मूवमेंट को ट्रैक कर लेगा, अगर मतलब कहीं धुआं है तो भी ये ट्रैक कर देगा, पेड़ों के पीछे तक के मूवमेंट को ट्रैक कर देगा, ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, ये सभी चीजें ट्रैक कर पाएगा और रियल टाइम डेटा साइंटिस्ट तक पहुंचा पाएगा, जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अर्थ के मूवमेंट से हमें क्या लेना देना। तो ऐसे समझो कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, या फिर वॉल्केनो इरप्ट होता है, या फिर कोई लैंडस्लाइड आता है, उन सब के पहले जमीन के अंदर माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, और निसार जो सैटेलाइट है वो स्पेस से इन सभी मूवमेंट्स को मॉनिटर करेगा इन रियल टाइम। इसका मतलब ये सैटेलाइट डिजास्टर प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा, फॉरेस्ट कवर और इलीगल डिफॉरेस्टेशन की भी ट्रैकिंग करेगा, ग्लेशियर मेल्टिंग और सी लेवल राइज का भी एक्यूरेट डेटा देगा, और यहाँ तक कि ये क्रॉप मॉनिटरिंग और ग्राउंड वाटर को भी ट्रैक कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि इसका जो डेटा है ना वो ओपन सोर्स होगा, यानी सभी गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, सब लोग इसके डेटा को इजीली यूज कर पाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसरो का जो डेटा होता है वो आप बिल्कुल भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा नहीं क्या कि मंगलयान और चंद्रयान से 4-5 इमेजेस क्यों दिखती हैं? वो इसीलिए बिकॉज़ इसरो जो है वो डेटा रिलीज़ ही नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है इस सैटेलाइट को बनाने में। मतलब नासा के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और इसरो के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो सबसे पहले इसरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसरो ने सबसे पहले इसका जो एस बैंड रेडार है ना, वो प्रोवाइड किया है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर्स है। अभी वेवलेंथ पे आगे जाके बात करेंगे। और इसरो ने इस सैटेलाइट की सैटेलाइट बस भी प्रोवाइड की है। मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार सब माउंट होता है ना, वो भी इसरो ही प्रोवाइड कर रहा है। देन नासा जो है वो प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एल बैंड रेडार है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर का जो जो बूम दिख रहा है ना आपको, बड़ा सा जो रेडार दिख रहा है, ये है एल बैंड रेडार जो नासा प्रोवाइड कर रहा है। ये इसकी जो वेवलेंथ है ये 24 सेंटीमीटर होने वाली है, और ये मतलब वन ऑफ द सबसे बड़े रेडार्स में आने वाला है जो कि स्पेस में डिप्लॉय होंगे। बाय द वे, इसरो जो है वो इस सैटेलाइट के लॉन्च के लिए रॉकेट भी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि इस केस में होने वाला है जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट, जो कि वैसे थोड़ा रिस्की है बिकॉज़ जीएसएलवी मार्क 2 का पिछले कुछ सालों में हम देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में एक फेल्ड लॉन्च हुआ था उसका, और अभी रिसेंटली 2023 में भी एक फेल्ड लॉन्च हुआ था उसका। बट बाय द वे, पिछले कुछ सालों में इसका जो लॉन्च रिकॉर्ड है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस रहेंगी कि सक्सेसफुली लॉन्च होता है या नहीं होता। ये जो सैटेलाइट है ये एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिप्लॉय होने वाली है, जो कि एक ऐसी ऑर्बिट होती है जहाँ पे सैटेलाइट जो है ना वो सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, मतलब हमेशा सन को फेस करे रहती है, जिससे ये ट्वाइलाइट जोन के आसपास ही घूमती रहती है। और ये जो सैटेलाइट है ये 700 किलोमीटर्स ऊपर ऑर्बिट करेगी, और हर 12 दिन बाद एक जगह को रिविजिट कर लेगी। मतलब हर 12 दिनों में आपको सेम जगह का स्कैन मिल जाएगा। इसका वेट जो है वो करीब 2800 किलोग्राम्स का है, और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो करीब 3 से 5 साल रहने वाली है। तो अब इसके सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स की बात कर लेते हैं। तो नासा जो है ना वो एल बैंड रेडार प्रोवाइड कर रहा है जो कि 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ का है, और इसरो एस बैंड रेडार प्रोवाइड कर रहा है जो कि 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ का है। तो जो हायर वेवलेंथ वाला रेडार है ना वो ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट करके नीचे की, मतलब पीछे की भी चीज देख पाएगा, और जो एस बैंड रेडार है ना जो इसरो प्रोवाइड कर रहा है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके ऑब्जेक्ट्स की आगे की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। आप किसी पेड़ या फिर माउंटेन के रिस्पेक्ट में समझो कि जैसे कोई पहाड़ है, तो एस बैंड जो इसरो का रेडार है ना वो तो उस माउंटेन के ऊपर का स्ट्रक्चर देगा, और नासा का जो एल बैंड है ना वो उस पहाड़ के पीछे या फिर अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी दे पाएगा। इससे क्या होगा कि हमें अगर कोई अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड आने वाला होगा ना उसकी जानकारी पहले से ही पता चल जाएगी। मतलब अगर कहीं पे सॉइल लूज है तो एल बैंड रेडार उसका डेटा प्रोवाइड कर देगा, और ऊपर सॉइल के क्या हो रहा है उसका डेटा एस बैंड रेडार प्रोवाइड कर देगा, जिससे कहीं लैंडस्लाइड होने वाला होगा ना अर्थक्वेक के टाइम पे तो पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कंस्ट्रक्शन की जाए। अब चलो सोच के देखो कि ऐसी सैटेलाइट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। डिजास्टर एजेंसीज को पहले से ही वार्निंग मिल जाएगी कि यहाँ पे डिजास्टर हो सकता है। फार्मर्स को एक्यूरेट क्रॉप और सॉइल डेटा मिल पाएगा, मतलब
जैसे ये पहाड़ के अंदर की एग्जांपल दिया ना मैंने, ऐसे ये जो रेगुलर खेतों की सॉइल होती है ना, उसके अंदर का भी ये डेटा प्रोवाइड कर पाएगा। देन क्लाइमेट साइंटिस्ट को ग्लेशियर मेल्टिंग का एग्जैक्ट रेट पता चल पाएगा। और ये तो सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ये सैटेलाइट मॉनिटर कर सकती है। क्लाइमेट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये सैटेलाइट बहुत बड़े-बड़े काम करने वाली है अभी लॉन्च के बाद। तो दोस्तों अभी मैं इसका लॉन्च देख रहा था और निसार सैटेलाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट के द्वारा। अब इसका जो मेन जो रेडार है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि इसका बूम है बड़ा-सा जो आप ऊपर देख पा रहे हो, जो एल बैंड रेडार है, वो करीब 10 दिन बाद डिप्लॉय होगा। मतलब इसके मतलब मल्टीपल जो हिंजेस हैं उन्हें धीरे-धीरे डिप्लॉय किया जाएगा और ऐसे करते-करते 10 दिन बाद ये सैटेलाइट फुल्ली डिप्लॉय होगी और फिर इस पे टेस्ट कंडक्ट होंगे कुछ दिन एंड देन इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। सो क्लाइमेट चेंज से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक, ये सैटेलाइट बहुत जगहों पे कंट्रीब्यूशन देने वाली है और द अमेजिंग थिंग इज़ इसरो इस पूरे मिशन के सेंटर में है। और अगर आप देखना चाहते हो कि चाइनीज़ स्पाई सैटेलाइट मेरी टेलीस्कोप से कैसे दिखाई देती है, तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।